गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आज हिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां। शिवम, स्ट्रेट बैठो। सब दिखाई दे रहे हो मुझे? थर्ड चैप्टर, भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियां। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जब भारत आजाद हुआ तो हमारे देश का के सभी लोगों का एक उद्देश्य था कि भारत का विकास हो, क्योंकि भारत जब भी गुलाम था तो उसका हर तरह से शोषण हुआ है। हम बहुत पीछे चले गए थे। आजादी के बाद हर कोई चाह रहा था कि भारत का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो, भारत आगे बढ़े। लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो पूरा ट्राई कर रहे थे कि भारत को किस तरह से हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर मेन उसमें जो मेन मोटो था कि भारत के सभी लोग शिक्षित हो। हर एक रूप में भारत को आगे बढ़ाना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का एम था, सारे भारतवासियों का एम था। लेकिन उसके सामने बहुत सारी समस्या भी थी। वो समस्या बाहरी समस्या नहीं थी, हमारे भारत के अंदर ही थी। जब भारत आजाद हुआ तो हमारा भारत कैसे बना है? छोटे छोटे राज्यों को इकट्ठा करके पूरा भारत बना है। तो जिसमें से जब पहले तो क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हुआ, धीरे धीरे बहुत सारे राज्य थे जो अपने आप को उन्होंने ये डिमांड की कि हमको एक अलग कंट्री बनाया जाए, हमको राज्य नहीं बनना है। तो ये सारी चुनौतियां भारत के सामने थी, जो उसके मार्ग में बाधा बन रही थी। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, पूर्वोत्तर भारत की समस्या। तो जो भारत का मैप, अगर आपने मैप देखा होगा तो मैप में पूर्व साइड में जो जो समस्या थी वो भारत के पूर्व साइड से ज्यादा थी। पूर्व साइड में 8 राज्य थे। पूर्वोत्तर भारत 8 राज्यों का समूह है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इन 8 राज्यों के समूह को पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। तो बोलते भारत के पूर्व साइड में टोटल 8 राज्य है, जिसमें ये 8 राज्यों के नाम है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 8 राज्य भारत के पूर्व साइड में है। इन 8 राज्यों के अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। तो ये जो 8 राज्य है अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है, मतलब कि वो बाहर के है, जैसे अमेरिका, ये सब बाहर अंतरराष्ट्रीय सीमा, मतलब उनका जो बॉर्डर, उस बॉर्डर को टच करती है। यहाँ वंश, भाषा, सांस्कृतिक विविधता को लेकर अलगपन दिखाई देता है। आप बोलते हैं कि हर राज्य के लोगों की भाषा अलग होती है, संस्कृति अलग होता है, मतलब अलगपन दिखाई देता है, बोलचाल अलग होता है। इस क्षेत्र की जनजातियों को भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के कार्य की प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने पहल की। क्या बोलते हैं कि उस पूर्व साइड के जो 8 राज्य थे, सर्वप्रथम प्रधानमंत्री ने ये कोशिश की कि इनको भारत के साथ में जोड़ा जाए। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के ही पूरा भारत बना है। तो ये जो 8 राज्य थे, प्रधानमंत्री का एक ही एम था कि उन्हें भी उसी तरह से इसके साथ में जोड़ा जाए। वर्ष 1954 में नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी अर्थात पूर्वांचल नामक क्षेत्र का गठन किया। उन्होंने एक नेफा नामक क्षेत्र का गठन किया
और ये प्रदेश कहाँ, भारत और चीन के सीमा पर स्थित है। जो उन्होंने ये पूर्वांचल नामक एक क्षेत्र उन्होंने बनाया, और ये भारत और चीन के बॉर्डर पे ये है, और असम की उत्तर दिशा में बसी जनजातियों का प्रदेश है। अगर देखा जाए तो भारत और चीन के बॉर्डर पे ये क्षेत्र है, और असम साइड में के उत्तर दिशा में ये बसी हुई पूरी जनजातियां हैं। पंडित नेहरू की मान्यता थी कि इस क्षेत्र की जनजातियों का विकास उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर ही करना होगा। अभी हर एक राज्य की संस्कृति, भाषा, आचार विचार सबका अलग अलग होता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को तो उनका एक एम था कि पूरे भारत को विकास की दिशा में आगे लेके जाना है, पूरे भारत का डेवलपमेंट करना है। अब जब वो उन्होंने जो पूर्वांचल क्षेत्र जो बनाया, जो भारत और चीन की सीमा पर था, उनका एक ही उद्देश्य था, इसको भी हमें डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है, विकास की तरफ लेके जाना है, लेकिन इसमें वहाँ के लोगों की संस्कृति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उनकी संस्कृति को सुरक्षित रखकर उनका विकास करना होगा, ऐसा उनका मानना था। वर्ष 1965 में इस क्षेत्र का उत्तरदायित्व विदेश मंत्रालय को सौंपा गया। बोलते हो उसके विकास करने के लिए जो क्षेत्र था, पूर्वांचल क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये विदेश मंत्रालय को सौंप दिया गया 1965। पूर्वोत्तर के इन प्रदेशों को मुख्य धारा में समाविष्ट करने के लिए वर्ष 1974 में पूर्वोत्तर परिषद कानून बनाया गया। अब ये जो पूर्व साइड के जो 8 राज्य थे, जैसा कि नाम मैंने अभी पढ़ा, मिजोरम, असम, नागालैंड, इन 8 देशों को मुख्य धारा में, भारत के मुख्य मेन धारा में इनको इंक्लूड करने के लिए, समाविष्ट करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। ये कानून कौन से सन में बनाया? वर्ष 1974 में। उसका नाम था पूर्वोत्तर परिषद कानून। मतलब ये भारत की पूर्व सीमा से रिलेटेड था, इसलिए इस कानून का नाम पड़ा पूर्वोत्तर परिषद कानून। इस कानून के अनुसार पूर्वोत्तर परिषद के कार्य निर्धारित किए गए। अर्थात अब उसका काम क्या था? ये कानून तो बन गया, लेकिन उस कानून का काम क्या था? आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्र के समान हित, राज्य परिषद, बिजली तथा बाढ़ नियंत्रण आदि संबंधी केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम थे। परिषद के काम क्या थे कि वहां पे जो भी प्रॉब्लम है, बिजली का प्रॉब्लम, सामाजिक जो भी आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लाइट पानी का जो प्रॉब्लम है, वो क्षेत्र में बाढ़ बहुत आते हैं, आज भी बहुत बाढ़ आते हैं। तो ये जो समस्या है, इसके विषय में केंद्र सरकार सलाह देती है। मतलब केंद्र सरकार को सलाह देना इस परिषद के काम थे कि ये जो प्रॉब्लम्स थी उसका सलूशन ढूंढना इस कानून के अंतर्गत बनाया गया था। कि पूर्वोत्तर परिषद कानून का यही काम था कि वहां के लोगों का जो अधिकार है वो समान रूप से हो, आर्थिक रूप से उनका विकास हो, बिजली, बाढ़, कोई भी जो समस्या है वो खत्म की जाए, ये उनका काम था। नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि वो 8 राज्यों का, पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य थे, उसमें से जो है पहला वो है मिजोरम। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियों का अपना प्राचीन इतिहास है। क्या बोलते हैं, जो पूर्व साइड के भारत में जो राज्य है, भारत के पूर्व साइड में, उसका अपना एक प्राचीन बहुत पुराना इतिहास है। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजो बहुल लुसाई टीले वाले क्षेत्र के जिलों के प्रशासन संबंधित स्वायत्तता प्रदान की। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सरकार ने मिजो बहुल लुसाई टीलों वाले क्षेत्र के जिलों के प्रशासन संबंधी स्वायत्तता प्रदान की। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावाद प्रांत रचना आयोग का गठन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि मिजोरम का अपना पुराना एक इतिहास है, और वहाँ पे जो रहिवासी थे वो मेजोबल बहुल लुसाई टीलों वाले क्षेत्र के रहने वाले थे। केंद्र सरकार ने वर्ष 1954 में भाषावाद प्रांत रचना आयोग का गठन किया। एक आयोग बनाया, भाषावाद प्रांत रचना, सन 1954 में। मिजो नेताओं ने स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ किया। अभी जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्रधानमंत्री का मानना था कि उस देश को भी हम, उस राज्य को भी हम भारत के
मुख्य धारा से जोड़ेंगे और उसका डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन जो मिजो नेता थे, मिजो के जो नेता थे, उनकी ये डिमांड थी, क्या थी? स्वायत्त मिजो प्रांत की मांग करना प्रारंभ किया। स्वायत्त मिजो मतलब कि उनको अपना कंट्री चाहिए, उनको राज्य नहीं बनाना था, उनको एक अलग कंट्री का उन्होंने डिमांड किया कि मिजोरम को अलग कंट्री बनाया जाए। ये सबसे बड़ी समस्या थी। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर ही भारत बना है, लेकिन उस टाइम पर आजादी के बाद जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी भारत के डेवलपमेंट में, प्रधानमंत्री चाह रहे थे कि हर एक राज्य को इकट्ठा किया जाए, लेकिन जो पूर्वोत्तर साइड का मिजोरम राज्य था, उनके नेता ने क्या डिमांड किया कि हमको हमारा अपना एक अलग कंट्री चाहिए, हमको एक स्वतंत्र कंट्री चाहिए। वर्ष 1959 में मिजोरम प्रदेश में पड़े भीषण अकाल में नेता लाल डेंगा ने आम जनता के लिए बहुत कार्य किया। मिजोरम प्रदेश के जो नेता थे वो लाल डेंगा थे। तो 1959 में बहुत भीषण अकाल पड़ गया। भीषण अकाल मतलब सूखा पड़ गया, खाने पीने के दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई। तो जो लाल डेंगा थे, वहाँ के मंत्री नेता, उन्होंने वहाँ की आम जनता के लिए ये जो समस्या सामने आई थी, अकाल पड़ा था, खाने पीने का प्रॉब्लम हुआ था, तो उसके लिए ना उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे काम किए, उनका आम जनता को बहुत सपोर्ट किया। वर्ष 1961 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट संगठन की स्थापना की। उन्होंने तो लाल डेंगा का फर्स्ट उन्होंने डिमांड किया था कि हमको अपना कंट्री चाहिए, हमको राज्य नहीं बनना है, हमको अलग से रहने का है। और दूसरा क्या था कि उन्होंने एक संगठन बनाया, MNF। बच्चों इसको जरा देख लेना, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना MNF, मिजो नेशनल फ्रंट, वो फुल फॉर्म उसका पूछता है। तो मिजो नेशनल फ्रंट, इस संगठन की स्थापना की। मार्च 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने स्वतंत्र मिजोरम राष्ट्र अस्तित्व में आने की घोषणा की, है ना। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया 1959 में बाढ़ आया, उसमें लाल डेंगा ने बहुत हेल्प किया आम जनता की। 1961 में उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम था MNF, मिजो नेशनल फ्रंट। और 1966 में उन्होंने डिमांड भी की, घोषणा की कि हमें मिजोरम एक नया राष्ट्र चाहिए, नई कंट्री चाहिए, हमें अलग रहना है, मतलब अलग से उनको एक कंट्री चाहिए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस विद्रोह को विफल बनाया। उस टाइम पे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बाद में इंदिरा गांधी आई। तो इंदिरा गांधी ने इनके इस विद्रोह को, जो वो विद्रोह कर रहे थे लाल डेंगा मिजोरम के नेता, इस विद्रोह को उन्होंने विफल बनाया, सक्सेस नहीं होने दिया। वर्ष 1972 में परिस्थिति सामान्य हो जाने पर मिजो बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया। क्या बोलते, जब 1972 में ये जो परिस्थिति थी, जो कैसे बहुत विद्रोह चालू हुआ था कि उनको अलग राष्ट्र चाहिए, पर हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो चाहते थे कि नहीं, मिजोरम भी भारत का एक हिस्सा बने, उसके साथ इसका डेवलपमेंट हो। तो उस टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे, लेकिन बाद में जब पूरी परिस्थिति नॉर्मल हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, तो मिजोरम को एक संघ शासित प्रदेश का दर्जा मिला। संघ शासित प्रदेश मतलब उसको स्पेशल जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज मिलती हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी गई, और लाल डेंगा मिजोरम राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से मिजोरम राज्य का जो प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व किया गया। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने बोला कि 8 राज्य हैं उस साइड में, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। तो मिजोरम राज्य का ये प्रॉब्लम था कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए था। जैसे स्टार्टिंग में आप लोग ने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट टॉपिक है पंजाब का, देखो पंजाब में भी सेम यही प्रॉब्लम चल रहा था। वहाँ के जो सिख लोग थे, उनका मानना था कि हमारे लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारतीय सैनिक की टीम में शामिल किया जाना चाहिए। अपनी एक अलग अलग डिमांड थी, ये सारी समस्या थी। इन सारी समस्याओं का सलूशन ढूंढते हुए भारत को आगे बढ़ना था। अब ये मिजोरम की जो समस्या थी वो सॉल्व हुई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नागालैंड। अब नागालैंड की क्या समस्या थी वो देखते हैं। नागा जनजाति की पहचान योद्धा जनजाति के रूप में बनी हुई है। पूर्व हिमालय, नागा टीले, असम तथा म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्र में नागा जनजाति की बस्ती है। क्या बोलते हैं, हिमालय के पूर्व साइड में जो नागा टीले, असम, ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं, वहां पे नागा जनजाति के लोगों की बस्ती है, वहां पे उनका रहना है। वर्ष 1946 में
कुछ पढ़े लिखे नागा युवाओं ने नागा नेशनल काउंसिल नामक संगठन की स्थापना की। बोलते नागालैंड में कुछ पढ़े लिखे जो नागा युवक थे, वहां के रहने वाले जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था नागा नेशनल काउंसिल, NNC। इसका भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, तो आपको याद करके रखना, नागा नेशनल काउंसिल। 1946 में इसकी स्थापना की गई। आगे चलकर उन्होंने भी नागालैंड की स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मांग की। सेम प्रॉब्लम था जैसे मिजोरम का प्रॉब्लम था कि मिजोरम को स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए, वैसे ही नागा के लोगों का भी यही था कि नागालैंड को भी एक अलग कंट्री के रूप में हमें अलग किया जाना चाहिए, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उन्होंने डिमांड की। वर्ष 1954 में NNC ने नागालैंड स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए जाने की घोषणा की। 46 में ये NNC काउंसिलिंग संगठन की स्थापना हुई और 1954 में उन्होंने डिमांड किया कि नागालैंड को एक अलग कंट्री बनाया जाए। केंद्र सरकार और NNC के बीच बातचीत के अनेक दौरे हुए। हमारी सरकार और जो ये संगठन था नागा नेशनल काउंसिल, इन दोनों के बीच बहुत बार बातचीत हुआ, विचार विमर्श हुआ। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। केंद्र सरकार ने नागा बहुल क्षेत्र को संघ शासित प्रदेश का दर्जा देना निश्चित किया। तो सरकार ने डिसाइड किया कि इसे भी मिजोरम की तरह संघ शासित प्रदेश का दर्जा दिया जाएगा। नेफा के नागा बहुल क्षेत्र और सुवेन सांग क्षेत्र को इकट्ठे कर 1 दिसंबर 1964 को नागालैंड राज्य अस्तित्व में आया। जैसे मिजोरम भी राज्य बन के आया, फिर 1 दिसंबर 1964 को नागालैंड भी एक राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है असम। वर्ष 1983 में असम में बांग्ला भाषी स्थानांतरितों के बढ़ते प्रभाव के मुद्दे पर ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम गण संग्राम परिषद ने तीव्र आंदोलन छेड़ा था। वर्ष 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी, केंद्रीय गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम नेता प्रफुल्ल कुमार महतो के बीच समझौता हुआ। पहले क्या था कि जो बांग्ला भाषी थे वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम था, वहाँ के जो बांग्ला भाषी थे उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा था, रहने में थोड़ा दंगा फसाद हो रहा था, तो वो आके असम में रह गए थे और वो असम में ही रहने लगे थे। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। यहाँ के लोगों ने असम के लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि ये अपने रियल प्लेस में जाए। तो ये आंदोलन बहुत बड़ा था। तो 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री शंकरराव चौहान और असम राज्य के जो नेता थे प्रफुल्ल कुमार महतो के बीच समझौता हुआ। इन तीनों नेताओं ने मिलकर बातचीत किया और असम के बैठे बांग्लादेशी नागरिक को उनके स्थानों पर फिर से भेजना निश्चित किया। मतलब कि जो बांग्लादेश के जो नागरिक थे अपनी जान बचाने के लिए असम में आके रह रहे थे, तो ये तीन नेताओं ने बात करके ये डिसाइड किया कि इन बांग्लादेशी को उनके रियल प्लेस पे भेजा जाएगा। वर्ष 1986 में असम विधानसभा के चुनाव और 1986 में असम में चुनाव हुआ और असम गण परिषद के प्रफुल्ल कुमार महतो मुख्यमंत्री बने। इस चुनाव में प्रफुल्ल कुमार महतो की जीत हुई और असम राज्य के मुख्यमंत्री बने प्रफुल्ल कुमार महतो। इससे असम में शांति स्थापित होने में सहायता प्राप्त हुई। असम में जो अशांति छाई हुई थी बांग्लादेशियों की वजह से, उनके रियल प्लेस पे भेजा गया। हालांकि अभी भी वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। हाल ही में न्यूज आया था, हमारे देश के नेता आज भी लगे हुए हैं कि वहाँ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। लेकिन फिलहाल अब वहाँ पे शांति प्राप्त हुई। अब नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 1954 में नेपा क्षेत्र की निर्मिति हुई है, तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा। वर्ष 1972 में इस अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाने लगा। अरुणाचल प्रदेश जैसे कि पूर्व साइड में है ना, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा कि भारत के पूर्व साइड में 8 प्रदेश हैं, तो अरुणाचल प्रदेश को उगते सूर्य का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं ये सूर्य पूर्व साइड से उगता है और ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले जो सूर्य जहाँ पे
पहले निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश है, इसीलिए उसे उगते सूर्य का प्रदेश माना जाता है। 20 फरवरी 1987 को इसे स्वतंत्र संघ राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी एक राज्य का दर्जा दिया गया 20 फरवरी 1987 को। वर्ष 1960 से 2000 की अवधि में पूर्वोत्तर भारत की यात्रा लोकतंत्र के परिपक्व होने में चलती रही। क्या बोलते हैं, 1960 से लेकर 2000 तक पूर्वोत्तर भारत की यात्रा, पूर्व साइड का जो भारत था उनके जो यात्रा उनको परिपक्व होने में चलती रही, आगे बढ़ने में, मैच्योर होने में, आगे बढ़ने में चलती रही। यह क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं, औद्योगिकीकरण और शिक्षा के प्रचार प्रसार के कारण प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, ये धीरे धीरे अब विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और वहाँ पे विशेष योजनाएं चलाई जाती है। जो जो नई नई योजना आती है औद्योगिकीकरण के मामले में, जैसे नई नई कंपनियां कारखाने खोले जा रहे हैं, और शिक्षा के प्रचार प्रसार में, जैसे अगर देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा हमारा मेन है, तो शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी धीरे धीरे ये देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से मिजोरम का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, असम का सॉल्व हुआ, नागालैंड का सॉल्व हुआ, और अरुणाचल प्रदेश भी एक राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। अब था सबसे बड़ा समस्या नक्सलवाद। देखा जाए तो सारी समस्या ही चल रही थी, तो हम जैसे इस चैप्टर का नाम ही है कि भारत की आंतरिक चुनौतियां, मतलब भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी, इसीलिए हम सारी चुनौतियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा प्रॉब्लम भारत को फेस करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है नक्सलवाद, नक्सलवादी आंदोलन। यह आंदोलन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबारी में प्रारंभ हुआ। जो आंदोलन था पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में शुरू हुआ था। नक्सलवादियों ने अल्पभूधारक किसानों और खेत मजदूरों को संगठित किया। जो नक्सलवादी थे, नक्सलवादी जो अल्पभूधारक किसान थे, जैसे गरीब किसान थे, इन सब मजदूर थे, इन सब लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया। और वर्ष 1967 में नक्सलवादी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर लाल झंडे रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, जो नक्सलवादी ग्रुप के जो लोग थे, जो गरीब किसान थे और जो जिनके पास भूमि कम थी, इन लोगों को इकट्ठा किया और 1967 में नक्सलवादी क्षेत्र के कुछ कृषि क्षेत्र के चारों ओर, जो कृषि क्षेत्र था जहाँ पे खेती की जाती है, वहां पे लाल झंडे रोककर फसलों को अपने नियंत्रण में ले लिया, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया। इस विद्रोह से प्रेरणा लेकर जो आंदोलन हुए उन्हें नक्सलवादी आंदोलन कहते हैं। अभी नक्सलवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आज अगर हम देखते हैं तो नक्सलवादी एक आतंकवाद के रूप में है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले उनका उद्देश्य अच्छा था, वो अच्छा सोचकर काम करते थे। अभी हम पढ़ेंगे, जमींदारों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के लिए कृषि समितियों को स्थापित करना, बड़े जमींदारों की जमीनों को छीन लेना, उनका अलग अलग परिवारों में वितरण करना नक्सलवादी आंदोलन के उद्देश्य थे। जो नक्सलवादी जो आंदोलन स्टार्टिंग में जब चलाया गया था, उनका एक ही उद्देश्य था कि जो बड़े बड़े जमींदार थे, पैसे वाले लोग थे, वो गरीबों का शोषण करते थे, उनको काम ज्यादा लेते थे और बदले में उनको पैसे भी कम दिए जाते थे, उनकी जमीन छीन लेते थे, बहुत उनका शोषण होता था। तो जो ये नक्सलवादी जो संगठन था वो क्या करता था, तो जो जमींदार थे उनसे जाकर वो जमीन वो ले लेते थे, बड़े बड़े जमींदारों से वो जमीन छीन लेते थे और वो जो परिवार था उस परिवार को थोड़ा थोड़ा वो बांट देते थे। ये उनका उद्देश्य था, देखा जाए तो उद्देश्य उनका अच्छा था, लेकिन आगे चलकर यह आंदोलन अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। लेकिन धीरे धीरे आए आंदोलन जैसे जैसे आगे चलता गया, वो अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। उसके जो उद्देश्य थे, गरीबों की रक्षा करना, जमींदार जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं उनको उनके शोषण से मुक्ति दिलाना, वो अपने उद्देश्यों से दूर चला गया। इस दृष्टि से नक्सलवादी आंदोलन ने आतंकवाद की शरण ले ली। क्या किया, ये जो नक्सलवादी थे, जो उसके अच्छे उद्देश्य से वो दूर होके वो आतंकवाद की शरण में चला गया। नक्सलवादी आंदोलन का प्रारंभिक प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल था। नक्सलवादी आंदोलन का जो स्टार्टिंग, जहां से उनका शुरुआत हुआ था आंदोलन का, वो केंद्र था पश्चिम बंगाल।
बाद में आंदोलन आंध्र प्रदेश के पूर्व गोदावरी, विशाखापट्टनम का कुछ प्रदेश, तेलंगाना के करीमनगर, आदिलाबाद, छत्तीसगढ़ के बस्तर, राजनांदगांव, सुकमा, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर के प्रदेश, मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, ओडिशा के कोरापुर में फैला। यह संघर्ष अभी जारी है। आप लोग न्यूज में सुनते रहोगे कि नक्सलवादी आंदोलन हुआ, नक्सलवादी हमला हुआ, तो बोलते ये आंदोलन आज भी चलता है, आज भी संघर्ष इसका जारी है। लेकिन नक्सलवाद जो पहले अच्छा काम करता था वो आतंकवाद की शरण में चला गया। नेक्स्ट है संप्रदायवाद। ये भी भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख एक गंभीर चुनौती है। संप्रदायवाद हमारे देश में जो एकता है, लोगों को एक इकट्ठा रहकर आगे बढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। अंग्रेजों ने हमारे देश में संप्रदायवाद के बीज बोए। क्या बोलते हैं कि संप्रदायवाद, ये जो बीज है ये अंग्रेजों ने बोए। हम जानते हैं कि जब अंग्रेज इस देश में आए थे तो उन्होंने क्या किया था, वोट डालो राज करो। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पे आके लोगों को भड़काया, धर्म के नाम पे लड़ाया। तो देखा जाए तो ये संप्रदायवाद जो है ये अंग्रेजों का बोया हुआ बीज है, जिसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की। हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग विगत कई शताब्दियों से परस्पर स्नेह और सौहार्द के साथ रहते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये आज से नहीं है, बहुत प्राचीन काल से, कई शताब्दियों से है। और ये परस्पर है, एक दूसरे से प्यार से, स्नेह से एक दूसरे के साथ रहते आए थे। किसी देश में विभिन्न धर्मों के लोगों का रहना और अपने अपने धर्म के प्रति रुचि, गौरव का भाव रखना कोई बुरी बात नहीं है। क्या बोलते हैं, चलो ये भारत देश है, देश में विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं और हर किसी को अपने धर्म पर प्राउड फील होता है, गौरव की भावना हर किसी के अंदर होती है अपने धर्म पे। कोई बोलेगा अरे मैं मुस्लिम हूँ, तो उसको अपने धर्म पर अच्छा लगता है, अच्छा प्राउड फील होता है। हिंदू को अपने धर्म पर प्राउड फील होता है, हर किसी को। और ये अच्छी भी बात है, अपने धर्म पे हमें प्राउड फील होना चाहिए। परंतु जब धर्म का गौरव भाव अतिवादिता को लांघ जाता है, तब उसका रूपांतरण दुर्अभिमान अथवा कट्टरता में हो जाता है। क्योंकि अपने धर्म पर प्राउड फील करना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब ये चीज हर चीज की एक अति होती है, जब ये अपनी एक बॉर्डर को क्रॉस कर जाता है, तब जाके उसका रूपांतरण कट्टरवाद में हो जाता है। फिर उसका क्या होता है, उसका परिणाम दंगे, फसाद, परिणामतः धर्मांधता उत्पन्न होती है। हर जितने भी धर्म के लोग हैं सबके अंदर ये धर्मांधता उत्पन्न होती है कि हम महान हैं, हम महान हैं। अलग अलग धर्म के लोगों का एक दूसरे के प्रति विश्वास समाप्त होने लगता है। तो जो पहले सब अलग अलग धर्म के लोग हैं, उनका विश्वास, मतलब उनको क्या लगता है कि विश्वास, एक दूसरे पे जो उनका विश्वास रहता है वो खत्म होने लगता है। कुछ लोग अपने आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का विचार भी धर्म के दायरे में रहकर करने लगते हैं। क्या बोलते हैं, कुछ लोग जो आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से धर्म को रखे, बहुत लोग इतना बढ़ जाता है कि वो आगे भी बढ़ना है, अपना विकास भी करना है, तो धर्म के दायरे में ही रहकर करते हैं। अपने धर्म के प्रति, अपने लोगों के प्रति भावुक बन जाते हैं। क्या करते हैं, फिर वो दूसरे धर्म के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ अपने धर्म के लोगों के लिए ही भावुक बने रहते हैं। अपने धर्म के लोगों के प्रति अपना धार्मिक प्रतीकों का जाने अनजाने कोई अवमानना कर दे तो इसकी परिणति दंगे फसाद में हो जाती है। इतना उनके अंदर इतना बढ़ जाता है अपने धर्म के प्रति एक ऐसी भावना आ जाती है कि अगर उनके धर्म को लेकर कोई बुरा कुछ बोल दिया तो क्या होता है, दंगे और फसाद होते हैं, जिसमें सैकड़ों निरपराध और निर्दोष लोग मारे जाते हैं। तो दंगे फसाद होते हैं, इसको ऐसा नहीं कि जिनकी गलती है वही मारा जाता है। इस दंगे फसाद में बहुत सारे ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती है, और साथ ही साथ करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति स्वाहा हो जाती है। जब करोड़ों रुपए की जो सार्वजनिक संपत्ति है वो स्वाहा हो जाती है, देश की शांति भंग हो जाती है। जब दंगे फसाद होते हैं तो क्या करते हैं, रोड पे चिल्लाते हैं, जो भी
सामान रहता है, वहाँ पे गाड़ियां हैं, ट्रेन है, बस है, उसको जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका नुकसान होता है और पूरे देश की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच पारस्परिक विश्वास ही साथ साथ जीने का आधार होता है। क्या बोलते हैं, व्यक्ति के बीच में जो एक विश्वास है वही जीने का आधार होता है। यदि अविश्वास समाप्त हो जाता है तो सामाजिक एकता को आघात लगता है। क्या बोलते हैं, जब यही अविश्वास जब खत्म हो जाता है तो हमारी एकता डगमगा जाती है। धार्मिक संप्रदाय के साथ पूरी शक्ति से लड़ना आवश्यक है। हमें विभिन्न धर्मों को लोगों के बीच में जाना चाहिए, एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए। हमें अपने सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को धर्म के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं कि ऐसा ठीक नहीं है कि दंगे फसाद हो। हमें क्या करना चाहिए, अगर इससे हमें छुटकारा चाहिए तो हमें सबसे पहले एक दूसरे के धर्म का, उनकी संस्कृति का, उनके विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो इसे दूर करने के लिए क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के त्योहारों में, विभिन्न धर्म के लोगों के जो त्योहार हैं, हमें एक दूसरे के त्योहारों में हिस्सा लेना चाहिए, आगे जाना चाहिए। धार्मिक सौहार्द का क्यों नष्ट होती है, इसके लिए कौन सी आर्थिक राजनीतिक कारण है, हमें इसकी खोज करनी चाहिए। और हमें ये पता करना चाहिए कि हमारी जो धार्मिक सुंदरता थी, जो हम मिलजुल कर रहते थे, हम क्या, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि हमारी एकता खत्म हो रही है। उस कमजोर पॉइंट को ढूंढना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। संप्रदायवाद को नष्ट कर राष्ट्रीय एकात्मता को दृढ़ करना ही एकमात्र उपाय है। अगर हमें संप्रदायवाद को नष्ट करना है तो सबसे पहले हमें पूरे राष्ट्र को, पूरे भारत को एक होकर चलना पड़े। अब नेक्स्ट है प्रदेशवाद। प्रदेशवाद भी बहुत बड़ी समस्या है। संप्रदायवाद हमारे देश की एकता और एकात्मता के सम्मुख गंभीर चुनौती है। एक मिनट, थोड़ा सा ये प्रदेश, सॉरी, ये थोड़ा सा संप्रदायवाद का ही पीपीटी इसमें हो गया, कोई बात नहीं। प्रदेशवाद का मैं बताती हूँ। अपने प्रदेश के प्रति अति दुराग्रह अथवा अभिमान रखना ही प्रदेशवाद है। क्या बोलते कि प्रदेशवाद किसे बोलते, जैसे भारत में अलग अलग प्रदेश के लोग, अलग अलग राज्य के लोग एक जगह जहाँ पे इकट्ठा रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो सबको अपने प्रदेश के प्रति एक अभिमान होता है। जैसे मैं बंगाली, मैं मराठी, इस रूप में अपनी पहचान कराएं, है ना, इसे प्रदेशवाद बोलते हैं। क्योंकि हम अलग अलग प्रदेश से आए हैं, एक जगह हम जॉब करने आते हैं, रहने आते हैं, तो कोई पूछता है तो आप क्या हो, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ। तो इस तरह से हम अपनी पहचान कराते हैं। परंतु मैं बंगाली अथवा मैं मराठी हूँ, इसलिए मैं दूसरे प्रांतों के लोगों से श्रेष्ठ और विशिष्ट हूँ, इस तरह की भावना रखना अनुचित प्रांताभिमान हो जाता है। चलो ठीक है, हम अपनी पहचान कराते हैं कि मैं बंगाली, मैं मराठी, मैं गुजराती, मैं मद्रासी, ये तो अलग बात है कि हम अपनी पहचान कराते हैं। लेकिन इस पहचान पे हम अभिमान करने लगे, घमंड करने लगे, तो ये भी एक समस्या बन जाती है हमारे लिए, जिसे हम प्रदेशवाद कहते हैं। अपने प्रदेश के प्रति अनुभूति होने वाली आत्मीयता को ऐसे अनुचित प्रांत दुर्भान के कारण विकृत स्वरूप प्राप्त हो जाता है। विकास कार्य में असंतुलन उत्पन्न होने पर प्रदेशवाद को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश का विकास साधते समय प्रारंभ में कुछ राज्यों की अधिक प्रगति हुई तो कुछ प्रदेश आर्थिक रूप से पीछे चले गए। क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में जो प्रदेशवाद की जब भावना आ गई हमारे अंदर कि मैं मराठी, तू बंगाली, तू गुजराती, तो हम महान हैं, तो ये भावना जब अंदर आ जाती है तो वहां पे भारत के विकास में सबसे बड़ा संकट आ जाता है। तो बोलते हैं ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो ये भावना जिनके मन में आई है और वो आगे पिछड़ गए, वो आगे नहीं बढ़े। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों का आर्थिक और औद्योगिक रूप में बहुत विकास हुआ है। देखा जाए तो जो महाराष्ट्र राज्य है, गुजरात है, पंजाब है, इनका आर्थिक रूप से बहुत विकास हुआ है। और लेकिन आगे उड़ीसा, बिहार, असम जैसे राज्य आर्थिक और औद्योगिक रूप से अविकसित रह गए हैं। ये
थोड़े बहुत जो राज्य हैं वो भी अविकसित रह गए हैं। अतः जिन राज्यों का आर्थिक विकास होता है वे राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति साथ देते हैं। बोलते हैं कि जिन राज्यों का आर्थिक रूप से विकास होता है, जहाँ पे लोगों को जॉब फैसिलिटी सारी मिलती है, जब आर्थिक रूप से विकास होता है तो वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, वो सारी चीजें अपने आप जुड़ जाती हैं। राज्यों का ऐसा विकास नहीं होता है, वे राज्य शैक्षिक एवं नागरिक सुविधाओं के बारे में बहुत ही पिछड़ जाते हैं। इन राज्यों को विकास के वे अवसर प्राप्त नहीं होते जो प्रगति राज्यों के लोगों को उपलब्ध रहते हैं। ये राज्य शैक्षिक पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता जैसी समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं। जब जिन राज्य जिन राज्य में लोगों के जिन राज्य में रहने वाले लोगों के मन में अपने अपने प्रदेश की भावना आ जाती है, फिर वहाँ पे उनका डेवलपमेंट पीछे हो जाता है, तो वो राज्य के देश पिछड़ जाते हैं। पिछड़ापन, बेरोजगारी, दरिद्रता, हर एक समस्या से जूझने लगते हैं। प्रदेशवाद प्रगत और प्रगत दोनों राज्यों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जो प्रदेश का विकास हो गया है वो प्रदेशवाद से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रदेशवाद जिसके मन में आ जाता है, वहां पे चाहे वो राज्य प्रगत हो चाहे अप्रगत हो, चाहे वो विकसित हो या विकास कर रहा हो, उन सबको ये समस्या झेलनी पड़ती है। हम प्रगत है क्योंकि हमारे प्रदेश का इतिहास, संस्कृति ही मूलतः श्रेष्ठ है। इस प्रकार के श्रेष्ठत्व की भावना विकसित राज्यों के लोगों में उत्पन्न होती है। परिणामतः वे अविकसित राज्यों के लोगों को हीन समझने लगते हैं। वे लोग अपने विकास के लाभों में अविकसित राज्यों के लोगों को साझेदार बनाने को तैयार नहीं होते, क्योंकि जो प्रदेशवाद है, जो प्रदेश विकसित रहता है, उनके मन में ये भावना आ जाती है कि हम तो प्रगत है, हम तो विकसित हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये क्या करते हैं कि जो अविकसित लोग हैं उनको अपने साथ में ये नहीं करते, अपने साथ लेकर आगे नहीं बढ़ते, उन्हें हीन भावना से देखते हैं। इसके विपरीत पिछड़े क्षेत्र के लोगों को अपनी संगठित शक्ति स्थापित करने के लिए प्रादेशिक अस्मिता जागृत करनी पड़ती है। इसके लिए वे अनावश्यक स्थानीय परंपरा और संस्कृतियों को अनावश्यक रूप से गौरवान्वित अथवा उसका उदात्तीकरण कर स्वयं का अलगपन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इसी से प्रदेशवाद को बल प्राप्त होता है, परंतु इस कारण राष्ट्रीय एकात्मता बाधित होती है। क्या करते हैं, जो प्रगत प्रदेश है वो सोचता है कि मैं हर तरफ से सक्षम हूँ, तो जो अप्रगत राज्य है उसके साथ मिल के आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो राष्ट्रीय एकात्मता है, प्रदेशवाद भी हमारी राष्ट्रीय एकात्मता में सबसे बड़ा बाधा बनती है। प्रदेशवाद का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अपनी पहचान किससे, मैं मराठी, मैं गुजराती, मैं पंजाबी, मैं मद्रासी। हमने भारत के कुछ महत्वपूर्ण और चुनिंदा चुनौतियों का अध्ययन किया। अभी तक जो हमने पढ़ा, भारत के सम्मुख ये चुनौतियां थी, लेकिन अभी भी जनसंख्या, स्वच्छता, कृषि और किसानों की समस्याएं, दरिद्रता, मकान और 2 समय का भोजन जैसी अनगिनत समस्याएं हैं। हमने जो अभी तक जो हमने समस्याएं पढ़ी भारत के सामने, तो वो 8 राज्य की समस्या, संप्रदायवाद, नक्सलवाद, प्रदेशवाद, ये हमने इतनी समस्या पढ़ी, लेकिन इतनी ही समस्या भारत की नहीं। भारत के सामने अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे जनसंख्या सबसे बड़ी समस्या है, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या, स्वच्छता, गरीबी, कृषि और किसानों की समस्याएं और मकान और 2 समय का भोजन, ये सबसे बड़ी बहुत सारी भारत के सामने चुनौतियां हैं। हम इन चुनौतियों को मात देकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगले पाठ में हम आर्थिक क्षेत्र में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं भारत आज भी, ऐसा नहीं कि समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, समस्या आज भी आती है। एक समस्या का सलूशन मिलता है तो कल एक नई समस्या आगे आ जाती है। तो भारत उन समस्याओं का सलूशन ढूंढते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो ये हुआ, अगर हमें किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज कर सकता है। एक सेकेंड। हाँ, अब किसी को कुछ पूछना है बच्चों?
हेलो। हाँ, एक सेकेंड एक सेकेंड। अंगद हाँ प्रजापति। मिस। एक यस। सेकेंड, एक सेकेंड अंगद, एक सेकेंड। हाँ बोलो। मिस ये मांग तो किससे रखी गई थी? भारत से मांग रखी थी गई थी कि ये मांग किससे मांग रहे थे? ये जो बोल रहे थे कि हमको अलग कंट्री रखना है, हाँ ये जो बेटा जो पूर्वोत्तर भारत है वो तो पूर्व साइड का जो 8 राज्य है, स्टार्टिंग में जब भारत आजाद हुआ तो हमारे जो भारत जो प्रधानमंत्री हमारे भारत के ही है ना, हाँ। भारत के ही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। यस तो मिस। उस टाइम पे कुछ राज्य ऐसे थे ना बेटा जिनको क्या था कि जैसे पाकिस्तान अलग कंट्री हो गया है ना, वो हाँ उसने अपने आप को अलग कर लिया पाकिस्तान। इसी हाँ। तरह से जो मिजोरम था, पंजाब, पंजाब का ऐसा नहीं था, अलग प्रांत की डिमांड नहीं थी, लेकिन जो मिजोरम थे, असम थे और अरुणाचल प्रदेश, इनका क्या था कि हमको भी एक अलग कंट्री बना दिया जाए। जैसे अमेरिका, लंदन, पाकिस्तान सब अलग अलग कंट्री है ना, हाँ। उनकी यही डिमांड थी कि हमको एक अलग कंट्री बना दिया जाए। यस। लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी जो समस्या थी उसको सॉल्व की और उनको एक राज्य बनाया, लेकिन स्वतंत्र राज्य। अभी आप लोग बोलोगे टीचर हम महाराष्ट्र भी तो एक राज्य है, मतलब हाँ। कि उनको भी एक राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन फैसिलिटीज थोड़ी ज्यादा दी गई। ठीक है, यस। और भी कुछ क्वेश्चन है? नो मिस। चलो अब मैं सुमित सुमित एक मिनट, उसका प्रॉब्लम आ गई। हाँ सुमित बोलो बेटा। टीचर, सुमित, हाँ बोलो। संप्रदायवाद क्या होता है? संप्रदायवाद का अर्थ होता है कि अपने प्रदेश पे गर्व करना, सॉरी अपने धर्म। संप्रदाय का मतलब होता है कि अपने धर्म। एक मिनट बेटा, हाँ मेरा अपने देश पर, अपने धर्म पर गर्व करना। जैसे कि हिंदू, हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हर कोई, हर किसी को अपने धर्म पे प्राउड फील होता है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। लेकिन ये जो संप्रदायवाद है वो अंग्रेजों का बोया हुआ बीज था। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि अंग्रेज क्या आए थे यहाँ पे कि फूट डालो राज करो, उन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया। तो धर्म के नाम पे जो लड़ाइयाँ चलती है उसे संप्रदायवाद कहते हैं। और सुमित, यस टीचर। समझ में आया अच्छे से? हाँ टीचर, समझ में आया। और भी किसी के क्वेश्चन? अभी किसका रेज हैंड है? अंगद का फिर से। अंगद, हेलो मिस। हाँ बोलो बेटा। मिस भारत का कुछ मांग वांग था कि नहीं? बेटा भारत का मांग मतलब भारत उस टाइम पे आजाद हुआ था तो आगे ही बढ़ रहा था ना। तो हाँ। ये जो चीज भारत का एक ही डिमांड था, एक ही एम था देखा जाए कि पूरे भारत को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ। कुछ राज्य ऐसे थे, उनका डिमांड था कि हमको भारत के साथ नहीं चलना है, हमको अपनी अलग एक से अलग चलना। कंट्री हाँ हमको हमारी एक अलग कंट्री बनानी है। जैसे पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, वो हाँ। अलग कंट्री हो गया, अभी भारत हाँ। से उसका कुछ लेना देना नहीं है। उसी यस। तरह से जो पूर्व साइड के जो राज्य थे उनका यही डिमांड था कि हमको अलग किया जाए, लेकिन भारत चाहता था नहीं। जैसे भारत कैसे बना है, छोटे छोटे राज्यों को जोड़ के। जोड़ के। मतलब हाँ, पहले भारत में 27 राज्य थे, अब हाँ। 29 राज्य हो गए। तो ऐसा करो आप नोटबुक में, मैं आपको एक काम देती हूँ, 29 राज्यों के नाम लिखना है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सारे इकट्ठा करो, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है, यस यस मैम। तो ये पूरे भारत को इकट्ठा करके आगे चलना है। हाँ। नेक्स्ट है, हो गया बेटा? और भी कुछ क्वेश्चन? हाँ बेटा, आपका नाम बताओ। यहाँ पे मुझे सिर्फ एस दिख रहा है। हेलो, हेलो, ये है, बोलो क्वेश्चन बोलो। नहीं पूछना है, नाम नहीं लिखा हुआ है। ऐसा करो ना आप लोग, लॉगिन पर जब भी मीटिंग ज्वाइन करते हो ना बेटा, वहां पे अपना नाम लिख दिया करो, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है, सिर्फ एस दिख रहा है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
और भी है किसी का क्वेश्चन? हिम्मत बेटा, ऐसे बात मत करो बेटा। हिम्मत, हैंड रेज करो। सब लोग मुझे दिखाई दे रहे हो। सीमा, कुछ क्वेश्चन है? आप सिर्फ हंसती जा रही हो। क्वेश्चन पूछना है तो हैंड रेज करो। सबके क्वेश्चन मुझे लगता है ओवर हो गए। हो गया? ये कौन है? सुमित। हाँ सुमित। सुमित। सर, पूर्वोत्तर बोलो। भारत की समस्या क्या थी? बेटा, भारत की बहुत सारी समस्या है और आज भी है। देखा जाए तो संप्रदायवाद आज भी है, प्रदेशवाद भी है, जनसंख्या भी बहुत बड़ी समस्या है। रोटी कपड़ा और मकान आप लोग देख ही रहे हो। गरीबी अच्छा। भी देख रहे हो, भारत की सबसे बड़ी समस्या है। क्या हर कोई पैसे वाला हो गया है? नहीं ना। तो गरीबी भी सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सब हमें दूर करना है तो सबसे बड़ा है कि एजुकेशन, लोगों का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ टीचर। नेक्स्ट साक्षी। अच्छा हुआ साक्षी आपने अपना नाम लिख दिया। हाँ साक्षी बोलो। साक्षी, साक्षी आवाज जा रही है? साक्षी, नेक्स्ट क्वेश्चन। लग रहा है साक्षी का। हाँ हाँ बोलो, आया आवाज आया। टीचर मैं प्रिया बोल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे बेटा साक्षी लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा प्रिया बोल रही हो, प्रिया ने एंट्री कर ली है। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ प्रिया बोलो। टीचर प्रदेशवाद क्या होता है? प्रदेशवाद बेटा मैंने बताया ना कि जैसे मुंबई में बहुत सारे प्रदेश के लोग आके यहाँ पे रहते हैं, है ना। कोई पंजाब से आया हुआ है, कोई गुजरात से आया हुआ है, कोई उत्तर प्रदेश से आया हुआ है। तो लोग अपनी पहचान किससे कराते हैं? जैसे कोई किसी से पूछेगा तो महाराष्ट्रियन क्या बोलेगा? मैं मराठी, मैं बंगाली, मैं गुजराती। तो ये उनकी पहचान है। लेकिन जब इस चीज को वो एक ज्यादा महत्व देने लगते हैं, ज्यादा अहमियत देने लगते हैं, तब ये एक दंगा फसाद का कारण बन जाता है। और कुछ नहीं टीचर। नेक्स्ट है प्रिया का तो क्वेश्चन हो गया। मौसम। हाँ मौसम। हेलो। हाँ मौसम बोलो बच्चे। वो हमारा जो पहले देश था वो छोटा था कि बड़ा? बेटा हमारा देश बहुत बड़ा था, जिसमें से पाकिस्तान अलग हो गया। तो बाकी जो 7-8 राज्य थे, इन्होंने भी अलग कंट्री का डिमांड किया था, लेकिन इनका प्रॉब्लम सॉल्व करके इनको अपने ही राज्य में समाविष्ट करके आगे लेकर चल रहे हैं। मतलब छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर ही हमारा भारत बना। ठीक है। हमारा भारत बहुत बड़ा था पहले भी और आज भी बड़ा ही है। ठीक है। सबसे बड़ा अपना ही भारत है ना? हाँ बेटा। अभी नेक्स्ट कौन है? मोहित। मोहित मोहित बोलो बेटा। तो चले गए। मोहित। हेलो। 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 हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मोहित। मेरी आवाज ना रही? नहीं आ रही आवाज, मुझे भी नहीं आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है ब्रेक होकर। तो ठीक है बच्चों, चलो अभी हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ है। नेक्स्ट 4th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो बाय।